Good morning everyone. Today's topic for video lecture is impact of hospitalization on child and family. जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हॉस्पिटलाइजेशन का चाइल्ड और उसकी फैमिली पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो वेरी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है चाइल्ड के लिए भी और उसके साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो लॉन्ग टर्म इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन है तो इसका मोस्टली बच्चे के ऊपर जो होता है और बच्चे की माँ के ऊपर जो होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी प्रभावित हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड के लिए हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है। तो पेरेंट्स में ये देखने को मिलता है कि किसी भी डिज़ीज़ को लेकर के अगर चाइल्ड एडमिट है तो उनके अंदर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है और वो बच्चे की इलनेस या बच्चे की कंडीशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो ये इम्पैक्ट पेरेंट्स में मोस्टली देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं या बच्चे का जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको लेकर के फियर दिखाई दे सकता है पेरेंट्स के अंदर। इसके अलावा बच्चे के साथ इन फ्यूचर क्या हो सकता है तो उसको भी लेकर के एक फियर दिखाई दे सकता है। फैमिली मेम्बर्स के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन का डर दिखाई दे सकता है कि खर्च कितना हो सकता है। तो इस वजह से पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे के ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन जो है तो वो बच्चे के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है, वो चाहे इन्फेंट हो या चिल्ड्रन हो। तो यह इम्पैक्ट बेसिकली डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है या उसका कौन सा एज ग्रुप, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम रिएक्शन ऑफ इन्फेंट्स, मतलब कि इन्फेंट्स के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो इन्फेंट्स में हमें मोस्टली देखने को मिलता है कि सेपरेशन एंजाइटी बहुत ही देखने को मिलता है कि जो भी ओल्डर इन्फेंट्स हैं, कि मतलब कि 8 से 12 महीने के जो बच्चे हैं तो उनमें सेपरेशन एंजाइटी देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे को जब हम हॉस्पिटलाइज करते हैं तो पेरेंट्स से वो दूर होता है, तो इसलिए बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से वो ज़्यादा रो सकता है, वो अपने मम्मी पापा को बुला सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ कंट्रोल भी इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ टोडलर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रिएक्शन ऑफ टोडलर्स में ये होता है कि बच्चे को जब भी एडमिट करते हैं तो वो अपने माँ से दूर होता है, तो इस वजह से उनमें भी सेपरेशन एंजाइटी देखने को मिलता है। इसके अलावा वो लॉस ऑफ फ्रीडम देखने को मिलता है। रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग जो टोडलर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं तो उनमें प्रोटेस्ट, डिस्पेयर और डिटैचमेंट देखने को मिलता है। प्रोटेस्ट में मतलब कि बच्चा बहुत क्राइंग दिखाई देता है, रेस्टलेस दिखाई देता है। इस डिसअपेयर में वो विड्रॉन दिखाई दे सकता है कि मतलब कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं, डिप्रेस दिखाई दे सकता है। डिटैचमेंट में कि वो मतलब कि वो हॉस्पिटल में एडजस्ट होना शुरू कर लेता है कि क्योंकि ऐसा वो समझ लेता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसे पेरेंट्स के बिना रहना है। अब हम बात करते हैं कि प्री स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं, प्री स्कूलर्स जो चिल्ड्रन हैं, उनमें क्या क्या रिएक्शंस दिखाई देते हैं। तो इनमें भी सेपरेशन एंजाइटी देखने को मिलता है, लॉस ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए होते हैं तो इसलिए बॉडीली इंजरी और पेन ये भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एक अपने आप को वो हार्म पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं उनमें क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो भी हैं तो उनको फियर दिखाई दे सकता है, एंजाइटी दिखाई दे सकता है, एंगर दिखा सकते हैं। इसके अलावा फ्रिक्वेंट गिल्ट दिखाई देता है। इसके अलावा
फियर ऑफ मल्टीलेशन एंड डेथ भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि एडोलसेंस एज ग्रुप के बच्चों में क्या क्या रिएक्शंस दिखाई देते हैं। तो एडोलसेंस एज ग्रुप के बच्चों में एडोलसेंस एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना। तो क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो इस वजह से उनका वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन, कि मतलब अब हम बात करते हैं कि एक नर्स का क्या क्या रोल होना चाहिए कि हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन की केयर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फेंट की केयर करते समय नर्स का क्या रोल होना चाहिए। नर्स का रोल ये होना चाहिए कि पेरेंट्स पार्टिसिपेशन को भी मतलब कि नर्स को बच्चे की केयर करते समय पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं या मेडिकेशन दे रहे हैं या बच्चे को फीड दे रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चे की केयर करना आसान होता है। इसके अलावा सेपरेशन एंजाइटी को कम करना चाहिए इन्फेंट्स के बीच में, और पेरेंट्स को तैयार करना चाहिए कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर कैसे वो इन्फेंट्स की कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि केयर ऑफ टोडलर्स में क्या होता है। तो इसमें नर्स को हेल्प करना चाहिए कि बच्चा जो है वो अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सके। पेरेंट्स की फ्रीक्वेंट विजिट्स को इनकरेज करना चाहिए। इसके अलावा टोडलर्स एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं तो उनको प्ले और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए इनकरेज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्री स्कूलर चिल्ड्रन जो हैं तो उनके लिए नर्स का क्या रोल होता है। तो इसमें पेरेंट्स और प्री स्कूलर्स के बीच में कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको अलाउ करना चाहिए। चिल्ड्रन को ये अलाउ करना चाहिए कि वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। इसके अलावा प्ले वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन इसमें हॉस्पिटल में ट्रामा नहीं होना चाहिए बच्चे को खेलने कूदने के दौरान। इसके अलावा बच्चे को सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के लिए अगर पॉसिबल है तो उसको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो कर सके। अब हम बात करते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के केयर के लिए नर्स का क्या रोल होता है। तो स्कूल गोइंग जो भी चिल्ड्रन हैं तो उनको टीवी देखने के लिए या बुक पढ़ने के लिए या जोक्स वगैरह या स्टोरी बुक वगैरह पढ़ने के लिए इनकरेज करना चाहिए। इसके अलावा बच्चे की केयर करते समय उसको प्राइवेसी देनी चाहिए। बच्चे को सेल्फ केयर करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। उसको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ करना चाहिए। इसके अलावा उसके एंजाइटी और डाउट्स को भी क्लियर करना चाहिए और कम करना चाहिए, उसके फियर को कम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एडोलसेंस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं तो उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो एडोलसेंस एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं तो उनके सबसे पहले कि इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इलनेस जो भी है तो उसको समझना चाहिए। उसके बाद से जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्प करना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी अगर कोई नीडेड इन्फॉर्मेशन है तो उनको देना चाहिए। उनके फियर को, एंजाइटी को कम करना चाहिए, रीएश्योर करना चाहिए और इसके अलावा सेल्फ केयर के लिए इनकरेज करना चाहिए। तो these all are the role of nurse during care of hospitalized children. Okay, today I have discussed about impact of hospitalization on children and role of nurse in care of hospitalized children. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.